हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी ज्योग्राफी में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज आज बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स इसके वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं। आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टॉपिक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का आज कवर हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो उन पॉइंट्स को गाइज जहाँ पे भी आप अपनी ज्योग्राफी के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन नोट्स में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में अपने आज के पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द नियर फ्यूचर क्योंकि जब सारी चीज़ें एक जगह पे ही इकट्ठी होती हैं तो उनको रीड करने में, समझने में और पॉइंट्स को अपने माइंड में रखने में, मेमोराइज करने में, विजुअलाइज करने में हेल्प मिलती है, राइट। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर जो मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं हम ये उसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे जो आप लोगों के लिए रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनको बिल्कुल कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं और संभावनाओं को सूचीबद्ध करें। ये क्वेश्चन गाइज GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, हमारा पॉइंट ऑफ फोकस क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अंतर्देशीय जल परिवहन। इनलैंड वाटर कौन सा होता है, जो एक कंट्री की अपनी टेरिटरी के अंडर होता है, उस पर उसी का मतलब कंट्री की ही या उसी टेरिटरी की ही सॉवरेन पावर होती है उस एरिया को, वो इनलैंड वाटर को यूज़ करना। तो वहाँ पे उन वाटर में जो ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है, तो अभी हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, अंतर्देशीय जल परिवहन, उसकी क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स, समस्याएं देखने को मिलती हैं और क्या उसकी संभावनाएं हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, मतलब किस तरीके से वो चल रहा है, कैसे वो फ्लरिश कर सकता है, क्या क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़, अचीवमेंट्स हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं उसको आगे लेके जाने में या उसको प्रॉपर तरीके से चलाने में। ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम्स और प्रॉस्पेक्ट्स दो चीज़ों की बात करनी है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम अपने इंट्रोडक्शन में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे। देन हम अपने मेन पार्ट में एज यूजुअल जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एंड एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। India is estimated to have nearly 14,500 kilometers of navigable inland waterways, even though the exploitation of sector has remained neglected as most waterways in the country require constant dredging on account of heavy silting and draft is available only seasonally. इंडिया की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें इंडिया के रेफरेंस में ही पूछा गया है, तो इंडिया में हमें एक अनुमान से हम बताएं तो 14,500 किलोमीटर 14,500 किलोमीटर की हमें नेविगेबल नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग देखने को मिलता है। मतलब नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज कितना है इंडिया में, एस्टिमेटेड तौर पे, मतलब अनुमान जिसका लगाया गया है करीबन 14,500 किलोमीटर। लेकिन अब है तो ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि 14,500 किलोमीटर है, बहुत है। लेकिन अब इस सेक्टर का जो एक्सप्लॉइटेशन है, कि ये जो सेक्टर है इसकी जो मतलब इस सेक्टर को यूज़ करना, एक्सप्लॉइट करना, कि क्या क्या हम यूसेज कर सकते हैं, वो ज़्यादातर नेग्लेक्टेड रहता है। मतलब प्रॉपर तरीके से इसका यूसेज नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे काम क्या रहता है कि कंट्री का ये जो वाटरवेज है किस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ड्रेजिंग करने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सिल्टिंग देखने को मिलते हैं। वो हैवी सिल्टिंग की वजह से सबसे ज़्यादा काम जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ रन करती है वो किसकी चलती है, ड्रेजिंग की। ठीक है, निरंतर ड्रेजिंग हमें वहाँ देखने को मिलती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसकी जो डिटेल्स है, जो ड्राफ्ट्स है, वो हमें सीजनली ही मिलती है, रेगुलर बेसिस पे हमें नहीं मिलती। इसीलिए इसका ज़्यादा हम अनुमान नहीं लगा पाते कि, या प्रॉपर तरीके से इसका हम बेनिफिट नहीं उठा पाते बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे कि ड्रेजिंग, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें देखने को मिलती है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से उसका यूसेज नहीं हो पा रहा है। इन द यूरोपियन यूनियन इट इज़ 44%. Inland waterways transportation in India, however, is a paltry 3%. क्या चीज़ है, अब यूरोपियन यूनियन में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है वो 44% है। इनलैंड वाटरवेज का जो यूसेज है या प्रॉपर तरीके से वहाँ का यूज़ किया जा रहा है वो 44% किया जा रहा है। लेकिन इंडिया में जो हमें ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है वो सिर्फ 3% देखने को मिलता है, ओनली 3%. The number of vessels carrying cargo that ply on inland waterway systems in India and the European Union are 211,000 respectively, while there are less than 1,000 vessels estimated to be using the Indian inland waterway systems. अब ये जो हमें जैसे ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट में हमें क्या चाहिए होते हैं, जो कार्गो वेसल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो कार्गोज या गुड्स वगैरह जो कैरी करते हैं, तो वो जो वेसल्स की संख्या है, नंबर कि कितने वेसल्स हैं किस कंट्री के पास, तो अगर हम यूरोपियन यूनियन या चाइना की बात करते हैं तो चाइना के पास 2 लाख हमें देखने को मिलते हैं ऐसे वेसल्स, और यूरोपियन यूनियन के पास हमें 11,000 देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरे ही तरफ जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमें 1,000 से भी कम ऐसे वेसल्स देखने को मिलते हैं। क्यों, जैसे कि अभी हमने बात की कि भाई इसका जो प्रॉपर काम है वो कम किया लिया जा रहा है, मतलब प्रॉपर बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ वाटरवेज पे होती है वो क्या होती है, ड्रेजिंग की, क्योंकि वहाँ पे हमें हैवी सिल्टिंग देखने को मिलती है। उसकी वजह से ड्रेजिंग की एक्टिविटीज़ होती है, बजाएगी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्टिव कराने की। तो इसीलिए हमें जो वेसल्स की भी संख्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, 1,000 से भी कम है वो संख्या, राइट। द क्रूशियल डिफरेंस बीइंग दैट these countries have maintained and upgraded their river systems on core routes that can support large modern vessel fleets up to 40,000 tons of cargo on a single voyage, even as India is struggling to create depth in its river systems for vessels of 1,500 tonnage to go through.
अब इनमें ये जो इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है कि भाई चाइना की जो वेसल्स है, नंबर ऑफ वेसल्स वो 2 लाख हैं, यूरोपियन यूनियन की 11,000, लेकिन इंडिया की बहुत कम है, कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ है, जैसे हम चाइना और यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना ये जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम को बरकरार रखा है और उसको अपग्रेड किया है, अच्छा बनाने पे काम किया है, उस पर ज़्यादा उसको अच्छा बनाने पे फोकस किया है और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने पे फोकस किया है। और उन्होंने क्या किया कि जो उन्हें मेन मेन इम्पॉर्टेंट रूट्स देखने को मिलते हैं, जो वाटर रूट्स, पानी के थ्रू जो रूट्स देखने को मिलते हैं, उनको सपोर्ट उन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके अपग्रेड करते हुए सपोर्ट प्रोवाइड किया है कि भाई इतने इस तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़े से बड़े वेसल्स वो वहाँ पे उतार सके और उनको ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ठीक है, और उन वेसल्स में जो गुड्स जाएगा, जो कार्गोज जाएंगे, वो कम से कम कितने हो, 40,000 टन्स तक, 40,000 टन्स तक के कार्गो पे भी एक ही बार में वो चले जाएं, उसका ट्रांसपोर्ट हो सके, उस पे काम किया। लेकिन इंडिया ने इतना अच्छे से काम नहीं किया कि भाई इंडिया का जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम, वो इतना है कि वो मुश्किल से 1,500 टन, सिर्फ 1,500 कहाँ, दूसरी कंट्रीज 40,000 टनेज पे काम कर रही है और इंडिया अभी तक 1,500 टन पे ही अटकी हुई है, वहीं तक वो इतना ले जाने पे काम कर रही है। इवन इन बांग्लादेश about 35% of the freight movement is by inland waterways according to एशियन डेवलपमेंट बैंक फिगर्स। अब हमारी जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, हम उसकी बात करें तो उसमें भी इनलैंड वाटरवेज के थ्रू क्या हो रहा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन से जो फ्रेट का मूवमेंट होता है वो करीबन 35% हमें देखने को मिल रहा है, 35%। लेकिन वहीं इंडिया का कितना था, करीबन सिर्फ 3% के अराउंड, क्योंकि इंडिया ने उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन ही नहीं किया। इंडिया वहाँ के ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस इंडिया की तरफ से नहीं आ पाया, राइट। जैसे कि वेसल्स पे भी नहीं है, और जो टनेज पे उस पर अच्छे वेसल्स बनाने पे या उसको कितना ज़्यादा रिवर सिस्टम को मेंटेन करना है, अपग्रेड करना है, रूट को प्रॉपर तरीके से अच्छा रखना है, जिन रूट के थ्रू जाता है, मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उनको अच्छा रखना है, कितना ज़्यादा कार्गो एक सिंगल वॉयज पे जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे इंडिया ने उतने अच्छे से काम अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पे हमें पीछे देखने को मिल रही है। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में? फर्स्ट इज देयर इज अ सीजनल फॉल इन वाटर लेवल इन रिवर्स, especially in the rain-fed rivers of the peninsula, which become nearly dry during summer. अब इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट है तो वहाँ पे पानी भी तो इतना होना चाहिए कि वेसल प्रॉपर तरीके से रन कर सके, वेसल प्रॉपर तरीके से मूव कर सके वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हम अगर बड़े वेसल की भी बात करते हैं कि ज़्यादा गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा वेसल होगा, तो बड़े वेसल को पानी भी तो उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सीजनल हमें वाटर लेवल देखने को मिलता है कि भाई जो स्पेशली जैसे जो रेन फेड एरियाज हैं, अब जब वहाँ पे बारिश आती है तो वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब वहाँ पे बारिश जिस टाइम पे नहीं है, मान लो गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मी से क्या होता है, समर्स में क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, तो वाटर लेवल कम हो जाता है, तो उस टाइम पे वो नेविगेबल इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो जिसकी वजह से हम वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉब्लम हमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज reduced flow due to diversion of water for irrigation, for instance in the Ganga, which makes it difficult for steamers to ply. अब क्या चीज़ हो रही है कि जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई वाटर का लेवल जो है वो प्रॉपर भी तो होना चाहिए वेसल को मूव करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से वाटर का फ्लो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या किया जा रहा है, जो कई बार कि जो रिवर का फ्लो है
वो रिवर के फ्लो को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है इरिगेशन पर्पसेस की वजह से। जैसे हम वेरियस डैम्स या बैराजेस देखने को मिलते हैं हमें, तो वो किस लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि जिन एरियाज़ में सरप्लस है और जिन एरियाज़ में वाटर नहीं है, वाटर डेफिशिएंट है, तो उनको वाटर प्रोवाइड करने के लिए इरिगेशन यूजेस के लिए या दूसरे यूजेस के लिए क्या किया जा रहा है, रिवर का फ्लो डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे रीजन्स की तरफ, जब जो वाटर डेफिशिएंट रीजन्स हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जहाँ पे प्रॉपर तरीके से नेविगेशन हो सकता था, अब रिवर वो क्या हो रही है, उसका फ्लो डाइवर्ट हो गया, तो वहाँ पे वाटर भी तो डाइवर्ट हो जाएगा। अब वाटर डाइवर्ट होने की वजह से क्या हुआ कि उस रीजन में जहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट हम कर सकते थे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे पानी कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो डाइवर्ट कर दिया। अब पानी कम होने की वजह से वही प्रॉब्लम आ गई कि प्रॉपर तरीके से वेसल का मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, वो नेविगेबल इतना प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज देयर इज रिड्यूस्ड नेविगेबिलिटी ड्यू टू सिल्टेशन एज इन द भागीरथी हुगली एंड इन द बकिंगम कैनाल। अब जैसे क्या हुआ था, हमने क्या पढ़ा कि भाई इंडिया के केस में ज़्यादा इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पा रहा, मतलब ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूसेज हम वाटरवे सेक्टर का नहीं कर पा रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज का नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूसेज। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें हैवी सिल्टिंग देखने को मिलती है। हैवी सिल्टिंग की वजह से जो ज़्यादा काम हमें इन जगहों पे देखने को मिलता है, इनलैंड वाटरवेज में देखने को मिलता है, तो वो ड्रेजिंग का काम होता है कि उसको क्लीन करने का, बजाय कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से रखने का। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब ये जो सिल्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो वो सिल्टेशन होने की वजह से जो नेविगेशन है या नेविगेबिलिटी है वो कम हो जाती है, नौवाहन की क्षमता कम हो जाती है। वो कम होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से फिर ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पाता, जैसे कि भागीरथी हुगली में है या फिर बकिंगम कैनाल में है। नेक्स्ट, there are problems in smooth navigation because of waterfalls and cataracts. For example, in rivers like Narmada and Tapti. अब क्या चीज़ है कि जैसे जो वाटरफॉल्स होते हैं, तो वाटरफॉल होने की वजह से अब क्या है, मान लो ऊपर से वाटरफॉल क्या होता है कि ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे नदी में, स्ट्रीम में, रिवर में, कैनाल में, उसमें ऊपर से गिर रहा है पानी। तो जब वो पानी ऊपर से गिर रहा है, तो क्या वो पानी क्या है, ऊपर से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, क्या हम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने वेसल को चला सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो वो एक स्मूथ फ्लो बन ही नहीं पाता, स्मूथली हम वहाँ पे नेविगेट कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि नर्मदा और तापी रिवर्स में हमें देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज salinity, especially in the coastal stretches, affects navigation. अब ये जो खारापन होता है, मतलब कि जो सॉल्ट का कंटेंट होता है, तो जब सेलिनिटी होती है एक लेवल पे, एक ज़्यादा सेलिनिटी देखने को मिलती है हमें कोस्टल स्ट्रेचेस पे ज़्यादातर, तो उससे क्या होती है, नेविगेशन अफेक्ट होती है हमारी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो सेलिनिटी की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये हमने क्या देखी, ये हमने प्रॉब्लम्स देखी। अब जो शुरुआत में हमने बात की थी वो हमने प्रॉस्पेक्ट्स की बात की थी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया में किस तरीके से है, तो हमने क्या देखा कि प्रॉपर तरीके से नहीं है, बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस की हैवी सिल्टिंग है, तो वो ड्रेजिंग में ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास वेसल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, और वेसल्स में जो वो कार्गो रखने की जो उसकी क्षमता है, गुड्स कैरी करने की, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे है। फिर हमने उसकी प्रॉब्लम्स की बात की, तो वो तो था प्रॉस्पेक्ट। फिर हमने उसकी प्रॉब्लम्स देखे कि किस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, राइट। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हुए क्या कहेंगे, इंडिया शुड कैश ऑन इट्स huge inland river network by addressing the above problems to save huge energy, time and environment costs, pollution which it incurs on transport through road and rail network। मतलब क्या है कि इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा कि कितना पुअर हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में इनलैंड वाटरवेज में या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के मैटर्स में,
कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है इंडिया। तो इंडिया को यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, इनको सॉल्व करने पे ध्यान देते हुए, अपना टाइम, एनर्जी और एनवायरनमेंट को बचाते हुए, उसको सेव करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज़ करनी है अपनी। पोटेंशियल इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या होता है कि इको फ्रेंडली होता है, जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो इको फ्रेंडली होता है। तो जब हमारा ट्रांसपोर्ट ज़्यादा वाटर से अगर होने लग जाएगा तो हमारा ट्रांसपोर्ट क्या रुक जाएगा, किससे, रेल और रोड नेटवर्क जो हमें देखने को मिलता है कनेक्टिविटी, उस पर बर्डन कम हो जाएगा। और वहाँ पे क्योंकि व्हीकल्स चलते हैं तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। और वाटर ट्रांसपोर्ट चीप भी होता है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, एनर्जी, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी कॉस्ट भी बचेगी, हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। तो इसीलिए इंडिया को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।